Hello students, my name is Vikas Kumar Singh and in the last classes we study about the periodic table and last topic is metallic and non-metallic character, but now today we also discuss the metallic and non-metallic character. After that we discuss about the acidic and basic strength of metal and non-metals. So first we discuss metallic and non-metallic character. What is the metallic and non-metallic characters? Metals are those elements which have tendency to lose of electron, and the non-metals those elements which have the gain of electron. मतलब कि एलिमेंट में वो कैटेगरी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं. ठीक है, तो हमने ग्रुप में क्या देखा था, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. सीक्वेंसली पढ़ेंगे. इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, हमें पता है ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं. मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था बेटा, इंक्रीज हो रहा था. अभी क्यों हो रहा था, रीजन व्हाई, रीजन इज व्हाट कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम and francium, and we are not consider the francium as a group 1 element. That one is a group 1 element, but we are not taking because this one is a radioactive element. क्लियर होता है, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये रेडियोएक्टिव है. तो हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है. मैंने बताया था एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो गई बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा. क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा. अब हमने एक एग्जांपल से समझा था, जैसे जैसे घर में लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चे थोड़े फ्री होते जाते हैं. जैसे कि अगर किसी घर में छोटा बच्चा है तो माँ के बहुत करीब होता है, और जो उसका बड़ा बच्चा होता है वो थोड़ी थोड़ी दूरी बनता जाता है, और बड़ा बच्चा बहुत आसानी से घर से बाहर जा सकता है क्योंकि माँ की थोड़ी नज़र उस पर होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं. तो सबसे ज़्यादा नज़र किस पर होती है, छोटे बच्चे पे रखती है. तो जिसका साइज जितना छोटा होगा, जो जिसके सेल्स न्यूक्लियस से जितने करीब होंगे, उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था फिजिक्स का, एक आपने पढ़ा था लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर. मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. अब दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो एक को निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी. तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो गया बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ गया. एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ गया. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अगर बढ़ जाती है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है. तो मैं क्या उसको वाइस वर्सा बोल सकता हूँ, अगर टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा. इतनी बस समझ में आती है. जो जितना अच्छा स्टूडेंट होगा वो उतना खराब स्टूडेंट तो नहीं हो सकता. अच्छा है तो अच्छा ही होगा, बट उसमें खराबियाँ कम होंगी, उसकी बुराइयाँ कम होंगी. तो सेम एज इट इज, जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे मेटल की कैरेक्टर बढ़ती है, मेटल का नेचर उसको डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, उसकी प्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें इम्प्योरिटी खत्म होगी, दैट मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा. इतनी बात समझ में आती है. अब हम यही पीरियड की अगर बात करें, इन अ पीरियड में क्या होता है बेटा, पीरियड में हम लोग कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. अब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज बेटा डिक्रीज करता है. आपको थोड़ी सी बात आपको समझ में आ रही होगी अभी तक कि जब भी मैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ साइज पे. बेटा ऑब्वियस सी बात है, हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन से वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है,
और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट सेल तक। आउटर मोस्ट सेल जितना ज़्यादा दूर होगा उसके न्यूक्लियस से उतना कम फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना छोटा होगा वो उतना नज़दीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज़्यादा होंगे और आपको उससे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं जाएगा, आप ज़बरदस्ती करो तो किसी से भी कुछ करवा सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो एक पीरियड का वो देखते हैं। सपोज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। मैंने बोला था इसमें हम आर्गन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटा? क्योंकि वो ग्रुप 18 का एलिमेंट है। क्लियर है? चलो अब देखो 2 8 एंड 1, 2 8 एंड 2, इसमें 2 8 तो सब में कॉमन है, 3 4 5 6 7। अब जैसे जैसे मैं अगर 2 8 1 का कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, और 2 8 7 में आऊँ कुछ इस प्रकार ही बनेगा। हो सके मेरे हाथ से साइज बड़ा छोटा हो गया हो, बट ये उल्टा है। ठीक है, ये फर्स्ट एक सेल है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पर प्रोटॉन कितने हैं? 11। अगर मैं एक लॉजिकल बात करूं तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स के फॉर्मूले से F इज इक्वल टू m1 इंटू m2। बेटा यहाँ पे हम लोग मास कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे। तो 11Q और एक इलेक्ट्रॉन, दूरी काफ़ी ज़्यादा है, दूरी कम है, बट बाहर से अब हमें पता है कि 2 इंटू 1 करोगे तो 2 होगा, बट 2 इंटू 10 कर दोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में नंबर जितने ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू उतनी बड़ी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या होगी? बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 17। तो 17 लोग जो है 7 लोगों को मिलकर खींच रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो ये टुवर्ड द सेंटर श्रिंक करेगा, और श्रिंक करेगा तो साइज छोटी होगी, और साइज छोटी होगी बेटा तो क्या होगा? आपको वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होगी। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि मैं अभी राजस्थान में हूँ, मेरे मम्मी पापा धनबाद में हैं, वो झारखंड में। तो मैं अपने मम्मी और पापा से 1500 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। कोई भी मेरा एक फ्रेंड आता है सामने, बोलता है कि चलो विकास मूवी देख कर आते हैं। दैट टाइम मैं निकल जाऊँगा। मुझे मम्मी पापा का डर है, पर दूरी इतनी ज़्यादा है कि मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ। बट यही मैं अगर अपने घर में हूँ, अगर मैं अपने मम्मी पापा को न्यूक्लियस मान लूँ और मैं इलेक्ट्रॉन बन जाऊँ, तो मैं घर में हूँ तो दूरी बहुत कम है। कोई दोस्त आएगा तो मुझे वहाँ से निकालने के लिए हो सके उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के नज़दीक जाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है? चलो बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपको बात समझ में आ गई? तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घट रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो साइज अगर डिक्रीज करती है तो NMC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? मैंने अभी जस्ट बताया, क्योंकि अब साइज छोटी हो चुकी है, तो आप इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल ही सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा? लेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, नॉन मेटल होगा। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो साइज छोटी होती है, साइज छोटी हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा बिहेवियर देगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एसिडिक और बेसिक मतलब कैरेक्टर। अब ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? ये एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है बेटा क्लास 8 से। क्लास 8 में आपके पास एक चैप्टर आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और वहाँ पे जनरल डेफिनेशन मिल जाती है कि दोज कंपाउंड विच आर द सार इन टेस्ट विच गिव द H+ आयन दैट इज अ एसिड। मुझे सिंपल सी बात बताओ, आपके पास इंडिया में पता है, इंडिया में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम ज़्यादा नहीं होते हैं, थ्योरी होती है। और जब थ्योरी होती है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज़ें नहीं लगा सकते। सपोज
आपके पेपर में आता है बेटा HCl, आपको पता है कि HCl एक एसिड है, बट अगर मान लो कि मैं लिखता हूं H2H2O8, अब बताओ, अब आपने पढ़ा क्या है? आपने पढ़ा कि सर इसका टेस्ट सार होता है, तो क्या आप क्वेश्चन पेपर को चाटोगे? नहीं। सर ये H+ आयन देता है, तो क्या उसको फाड़ के पानी में डालोगे? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से। पहले हम एसिड, बेस और सॉल्ट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको कोई भी कंपाउंड देखो, आप पे आते ही आप डिसाइड करो कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, डजेंट मैटर क्या है वो। आपको नाम पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये पता होगा कि वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का या न्यूट्रल है। ठीक है, बस छोटा सा देखो बेटा, एसिड के बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ चुके होगे आप लोग। मैं 10th में आऊँगा तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा अरेनियस, ब्रोस्टेडलरी। ठीक है, तो सच तो कहानी है, पर मुझे एक बात बताओ कि कोई भी एसिड एलिमेंट से ही लिखा जाएगा? ठीक है बेटा, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही लिखा जाएगा, बट एसिड जब आप लिखते हो तो थोड़ा सा गौर फरमाना। मैं एक एग्जांपल से चल रहा हूँ, HCl से या H2SO4 से, किसी से भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। हो सके तुमको ऐसा लगे कि टीचर याद करके आया तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं है, गौर करना। आप ध्यान से देखोगे कि जब भी अब आपके डेफिनेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर हाइड्रोजन होगा बेटा, तो हाइड्रोजन हमेशा एक नॉन मेटल से ही अटैच होगा। कौन सा होगा? नॉन मेटल। मैंने बता दिया नॉन मेटल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एलिमेंट अटैच्ड है और वो नॉन मेटल से है, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, एक एसिड कह सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे, तो देखेंगे। एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो होता है NM+NM। ठीक है, NM ये क्या है? NM यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और ये NM क्या है? एक भी कोई भी नॉन मेटल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ये नॉन मेटल के कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं बेटा? ये हाई रिएक्टिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? मतलब वैसे भूखे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देखते ही अपने पास खींच ले। समझ में आ रहा है? तो भूखा होना चाहिए इंसान एकदम, मतलब वैसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत फास्ट हो, उसको हम लोग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। इसके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये सब क्या है? बहुत भूखे टाइप के एलिमेंट है, जिनका साइज जितना छोटा होगा उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा? फ्लोरीन होता है। और आपको बता दो कि फ्लोरीन का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, कहाँ होगा ये? तो ये होगा ग्रुप 17 में। बात समझ में आ रही है? पीरियड क्या होगा बेटा इसका? तो सेकंड पीरियड होगा। पीरियड तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो, सेल कॉन्सेंट्रेशन को निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। एसिड को ध्यान रखना किससे? NM और NM से। ठीक है, अब देखो H+ आता कैसे है। ठीक है, H+ किससे आता है? तो HCl से हम लोग बात कर रहे थे। HCl में U ऐसा कोई बॉन्ड होगा, दो नॉन मेटल के बीच में हमेशा क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आपको पता है बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। जो मेरी भाषा में बोलो तो मैं 3 तरीके की बताता हूँ, खैर वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है। तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा पावरफुल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। बेटा बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता, हावी जरूर हो सकता है। ठीक है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा, सारी ये निगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो बेचारे के पास अपना क्या रह गया? प्रोटॉन ही तो रह गया। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, जो पार्शियली प्लस और माइनस बना सकता है वही एसिड कहलाने की हकत में है, अदरवाइज
नहीं। इतनी बात समझ में आती है? चलो अब ये क्या होगा, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल पोलर कंपाउंड। ऑल एसिड्स आर पार्शियल पोलर कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका H2O। H2O में भी तो वही स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तेरा स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये और ये। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसके भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, दोनों पार्शियल पार्शियल मिलकर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट बन जाएंगे, और यहाँ से H+ क्या हो जाता है? निकल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई एसिड? तो अब कभी भी एसिड भूलने की कोशिश नहीं करना। अब देखो, अब हमारे पास आता है एक बेस। बेस आपको याद होगा, अच्छे से याद होना चाहिए। बेस बेसिकली पसंद किसको होता है? बेबी को। ठीक, बेबी को बेस पसंद है। अच्छी बात। तो बेटा जो बेस है आपका, बेस का स्ट्रक्चर होता है मेटल, और किसी भी मेटल के साथ OH ग्रुप लगा दो। अब बोलोगे बेटा कि सर OH ग्रुप कहाँ से आएगा? तो मैं आपको रिएक्शंस में सिखाऊंगा कि OH ग्रुप कैसे आता है। पहले ऑक्साइड होता है, फिर हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर देखना। जैसे कि NaOH, आंख बंद करो, एक बार एक नजर पड़ जाए, आंख बंद करो यार, नाम कुछ भी होगा पर ये होगा तो बेबी को पसंद, मतलब बेस होगा। ये क्या होगा बेटा? बेस होगा। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, अगर उसमें OH साथ में आ रहा है, मेटल के साथ आना चाहिए, नॉन मेटल के साथ नहीं, मेटल के साथ अगर OH अटैच होता है तो क्या हो गया? बेस हो गया। इतनी बात समझ में आती है? बस इस रूल को फॉलो करना है, कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सॉल्ट, सॉल्ट का बड़ा लॉजिकल चीज है। सॉल्ट पता है कैसे बनता है? एसिड और बेस के मिलने से, मतलब आधा उसका पार्ट और आधा इसका पार्ट। तो कर लेते हैं ना बेटा, एक का मेटल उठा लो, दोनों में मेटल कॉमन है। ठीक है, और एक में OH था तो उसमें N कर दो। मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस, सॉरी सॉल्ट बोलते हैं। देखिए NaCl, NaCl, NaCl क्या है? सॉल्ट है, नाम पता होगा, सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? अब बोलोगे कि सर क्या जरूरत थी इसकी? बेटा जरूरत थी ना। अब देखो क्या है, अब हम पढ़ रहे थे क्या? एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। तो मुझे सिर्फ इतनी बड़ी कहानी से बताना क्या था कि एसिड बनाने की टेंडेंसी किसके पास होती है और बेस बनाने की टेंडेंसी किसके पास होती है। ठीक है, तो मैं कोने में लिख के चलता हूँ दोनों के स्ट्रक्चर, फिर बात करते हैं हम लोग। एसिड दैन बेस। एसिड किससे बनता है बेटा? Na प्लस Nm से। बेस किससे बनता है? M प्लस OH से। तो रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट पर्सन कौन है? M, मेटल और नॉन मेटल। कहने का मतलब ये है कि बेस वो बनाएगा जो मेटल होगा और एसिड वो बनाएगा जो नॉन मेटल होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों मैंने बताया अभी तक कहानी? अब देखो बेटा, अगर पहले हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ग्रुप पे कौन कौन था मेरे पास? हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये तो भैया सबके सब मेटल है। मेटल क्यों है? सबके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन फिर से कर रहा हूँ, ध्यान देना। 1 2 1 2 8 and 1 2 8 8 and 1 2 8 18 8 and 1 2 8 18 18 8 and 1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना? हाँ। अब सबके आउटर सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। ठीक है, तो सबके सब मेटल हो गए। बात समझ में आ रही है? अब सबके सब मेटल हो गए तो कौन सा क्या बनाएंगे ये? तो ये बनाएंगे सर बेस। क्या बनाएंगे? बेस। अब सबसे अच्छी बात, अच्छा बेस कौन होगा? अब सबके सब स्टूडेंट होते हैं एक क्लास में, एक क्लास में 40 बच्चे बैठे होते हैं, पर सबके सब क्या अच्छे होते हैं? नहीं होते हैं। तो अच्छे बच्चे होने की टेंडेंसी क्या होती है? जो समय पे अपना काम पूरा करे, जो समय पे टीचर्स की बात माने, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे, उनके एग्जाम्स में नंबर अच्छे लाए। तो बेटा इसी तरीके से हमारे पास एलिमेंट भी हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटी है और सबकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। तो हमें पता है कि सबसे अच्छा मेटल कौन होता है?
तो मेटल का काम क्या था, मेटल का काम था इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो स्टूडेंट का काम क्या होता है, अपना होमवर्क कंप्लीट करना। तो जो टाइम पे कंप्लीट करता है उसको हम अच्छा बच्चा बोलते हैं। तो मेटल का क्या काम था, इलेक्ट्रॉन लूज करना। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। अब हमको पता था कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेंगे। मतलब जो जितनी जल्दी आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन वो उतना अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। और जो जितना अच्छा मेटल बनेगा बेटा वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा, उतना अच्छा ज़्यादा बेस बी को पसंद होगा, बेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात थी। बात क्या थी कि मेटालिक कैरेक्टर एमसी, मेटालिक कैरेक्टर है, ध्यान से थोड़ा। मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्योंकि साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ी, देन क्या बढ़ेगा बेटा, देन बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर। बेसिक क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो घटेगा क्या, घटेगा एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, घटेगा। बात समझ में आ रही है, बड़े ध्यान से समझना। टॉप टू बॉटम मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, बातों को समझना एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। टॉप टू बॉटम आने पे क्या हुआ, साइज बढ़ गई। साइज बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया तो वो उसका बेसिक नेचर बढ़ गया। क्यों बेसिक नेचर बढ़ा, क्योंकि जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा बेस बनाएगा, तो बेसिक नेचर बढ़ गया। अगर बेसिक नेचर बढ़ गया तो कौन सा नेचर घट गया, एसिडिक नेचर घट गया। इतनी बात समझ में आती है? तो अब देखो, अब ये बोलोगे सर ये तो थ्योरी थी। अच्छा थ्योरी थी बेटा। तो अब मान लो कि 10th में लैब जाते हो तो तुम्हें 2 मैं क्रिस्टल दे दिया, आप जाके देखोगे KOH और NaOH की क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अब कैसे डिटरमाइन करोगे? अब हमें 10th के क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो कैसे किए जाएंगे? जैसे कि मान लो कि कोई भी एक इंसान हो, राम से हम कोई भी ले लो, उसको 2 चीज़ दे दिए गए और उसको बता दिया गया कि दोनों बेस है, पर बताना था कि कौन सा बेस हाईली रिएक्टिव था। तो वो कैसे बताएगा, चाट के तो बताएगा नहीं। तो क्या करते, दोनों को पानी में डाल दो। क्या करो, पानी में डालो। जो जितना अच्छा बेसिक नेचर का होगा वो उतना जल्दी डिजॉल्व होगा। ठीक है, बेसिक नेचर जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक जो कॉपी पे पढ़ना है वो, डेफिनेशन है वो, और तीसरा तरीका क्या होगा, आपको एक्सपेरिमेंटली कैसे सीखना है, एक्सपेरिमेंट भी करने हैं आपको। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक हाथ में आपको KOH देता हूं और दूसरे हाथ में मैं NaOH देता हूं, जरा ध्यान से समझना, बेस का स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूं मैं, मेटल प्लस OH। तो भैया ये आपका क्या है, M है, और ये आपका भी क्या है, M है, मतलब मेटल है, और मेटल के साथ कौन अटैच है, OH। और ये मेटल के साथ OH अगर अटैच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अब इन दोनों को अगर आप पानी में डालते हो तो जो जितना ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल के साथ मेटल होगा वो उतनी जल्दी अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जो जितनी जल्दी अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा वो उतनी जल्दी क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। मतलब हाईली सॉल्यूबल कौन होगा, KOH। अगर इसी जगह पे मैं CSOH दे देता तो CSOH ज्यादा मेटालिक है, तो एज कंपेयर टू KOH ये CSOH जल्दी डिसॉल्व होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मान लूं कि MgOH में डालता हूं, ठीक है बेटा, MgOH डाल दिया, मैंने बोला कि KOH को थोड़ा सा हटाता हूं, बोलता हूं कि मैं MgOH और NaOH डालता हूं, तब क्या होगा? तो आप कुछ नहीं करना, एकदम हमेशा स्टेप बाय स्टेप सीखना है। देखो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं NaOH और MgOH। अब इसको कुछ नहीं करो, दिमाग नहीं ज्यादा लगाओ, सिर्फ डिटरमाइन करो कि कौन अच्छा मेटल है। ये सेकेंड पार्ट तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, इसको हटाते हैं हम लोग, कैंसिल करते हैं। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होंगे तो एलिमिनेशन राउंड सीखना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर जानते हो, तो एलिमिनेट करना सीखेंगे हम लोग, या दूसरे तरीके से सीखते हैं। ये Mg और ये Na है, कॉन्फिगरेट करो फटाफट, 2 8 and 2, 2 8 and 1, ठीक है बेटा। आउटर सेल दोनों को कांस्टेंट है, 3 सेल इसके पास 3 सेल इसके पास,
जैसे जैसे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, साइज छोटी होगी, और साइज छोटी होगी तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना, और डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बात समझ में आई? क्लियर है बात बिल्कुल समझना। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मैंने यहाँ क्या बोला, MgOH282 मेटालिक कैरेक्टर घट गया क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, दोनों का पीरियड एक है पर ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन थोड़े से अंदर आए होंगे एज कंपेयर टू सोडियम। तो सोडियम एक अच्छा मेटल है, मैग्नीशियम भी अच्छा मेटल है, बट एज कंपेयर टू सोडियम थोड़ा खराब है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर डाउन हुआ है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ होगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया होगा तो कहीं ना कहीं इसकी एसिडिक नेचर उठ गई होगी, बढ़ गई होगी, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ होगा। ऑब्वियसली MgOH भी हाईली सॉल्युबल है वाटर में, बट एज कंपेयर टू NaOH लेस है। इतनी बात समझ में आ गई। जब भी आपसे कोई बेसिक कैरेक्टर पूछेगा तो सबसे पहले फटाफट क्या करना है, उसमें जो मेटल्स प्रेजेंट है उसको कॉन्फ़िगरेट कर लो, उसके साइज को देख लो, जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना हाईली सॉल्युबल होगा, जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उतना लेस सॉल्युबल होगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है हमारे ग्रुप और पीरियड में। थैंक यू।